आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे कि क्या पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी से भारत और खाड़ी देशों के बीच कारोबारी रिश्तों में आंच आएगी। क्या कच्चे तेल के मामले में खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने का वक्त आ गया है। साथ ही जानेंगे कि क्या भारत के बिना खाड़ी देशों का काम चल पाएगा और मौजूदा विवाद भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी चोट दे सकता है। हर पहलू को बारीकी से समझेंगे, जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी वाला मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अब इस विवाद में भारत के खाड़ी देशों के साथ कारोबारी रिश्ते भी झुलसते नजर आ रहे हैं। कुवैत से लेकर कतर तक भारतीय सामानों का बहिष्कार शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या यह मामला खाड़ी देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों पर भी असर डालेगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापारिक रिश्ता कितना पुराना और गहरा है। खाड़ी के ज्यादातर देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। इन देशों के साथ कारोबारी रिश्तों के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तेल, गैस और खाने पीने का सामान है। हम तेल और गैस के आयात पर खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, तो वहीं खाड़ी देश हमारे यहाँ से चावल, अनाज, बीफ समेत कई दूसरे सामान खरीदते हैं। भारत की काफी बड़ी आबादी खाड़ी देशों में काम करके हर साल अरबों रुपए भारत भेज रहे हैं। भारत के दूतावास के अनुसार खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी भारत के एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। खाड़ी देशों के पास प्रचुर मात्रा में तेल और गैस भंडार हैं, जो कि भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। जीसीसी का अहम सदस्य संयुक्त अरब अमीरात 2021-22 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। कुल ट्रेड वॉल्यूम के मामले में संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर था। इस दौरान यूएई के साथ भारत का ट्रेड वॉल्यूम करीब 7200 करोड़ डॉलर रहा था। भारत के कुल एक्सपोर्ट्स में यूएई की हिस्सेदारी 6.6% रही है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में भारत के कुल निर्यात में यूएई की हिस्सेदारी 6.6% थी। इस दौरान आयात 7.3% रहा है, जो कि पिछले साल से 68% से ज्यादा है। इसी तरह से सऊदी अरब में वित्त वर्ष 2021-22 में 4290 करोड़ डॉलर्स का कुल व्यापार किया है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। वहीं इराक 3430 करोड़ डॉलर बिजनेस के साथ भारत का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। हालांकि कतर के साथ कुल व्यापार 15 अरब डॉलर्स है, जो भारत के कुल व्यापार का सिर्फ 1.4% है। लेकिन ये छोटा सा देश हमारे काफी काम का है। कतर की प्राकृतिक गैस का भारत सबसे बड़ा खरीदार है। दुनिया से जितनी गैस भारत खरीदता है, उसका करीब 40% हिस्सा सिर्फ कतर से आता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अप्रैल में किए गए एक एनालिसिस के मुताबिक भारत की 84% से अधिक कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग खाड़ी देश ही पूरा करते हैं। पिछले साल खाड़ी देशों से भारत ने करीब 770 करोड़ डॉलर्स कीमत का क्रूड ऑयल खरीदा था। भारत के कच्चे तेल के आयात में फारस की खाड़ी के देशों की हिस्सेदारी करीब 60% है। 2021-22 में भारत ने सबसे ज्यादा तेल इराक से खरीदा था। सऊदी अरब से भी भारत के कुल तेल आयात का करीब 17 से 18% हिस्सा सऊदी अरब से आता है। कुवैत और यूएई भी भारत के प्रमुख तेल निर्यातक बने हुए हैं। इस बारे में एक्सपर्ट की राय जानते हैं। अब रही बात व्यापार की। व्यापार की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी देश इसलिए आपसे व्यापार नहीं कर रहा कि वो आपसे दोस्ती कर रहा है या आप पे कोई एहसान कर रहा है। आज भारत गल्फ कंट्रीज का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम भारत में जब हम आयात की बात करते हैं तो हम करीब 75 बिलियन डॉलर का बाजार है मिडिल ईस्ट के लिए, और उसमें से करीब 40 बिलियन डॉलर तो सिर्फ उनका खनिज तेल आता है। और दूसरी तरफ वो लोग भी भारत से करीब 48 बिलियन डॉलर के आसपास का आयात करते हैं। तो दोनों देशों की जो सरकारें हैं वो इस बात को समझती हैं। कुछ धार्मिक नेता इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन इस बात को समझा जाता है कि आज की दुनिया में एक परस्पर निर्भरता रही है हर देश की, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो चाहे वो इंडिया हो, हम एक दूसरे पे निर्भर हैं। और रही बात कि भारत के खिलाफ कोई प्रतिबंध लगेगा, तो आफ्टर ऑल अगर इतना ही आसान था, भारत से सामान की जरूरत नहीं थी, तो 48 बिलियन डॉलर का जो आयात भारत से करते हैं वो किसी और देश से भी कर सकते थे, या जो 75 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट भारत को करते हैं वो कहीं और भी कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि हर देश अपने फायदे के लिए नहीं सोचता है। जहां पे म्यूचुअल बेनिफिट होता है वहीं ट्रेड होता है।
तो इसीलिए इन तरह की बातें जो हो रही हैं आजकल मीडिया में चर्चा हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई व्यापार पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि 48 बिलियन डॉलर का या 85 बिलियन डॉलर का ओवरऑल जो ट्रेड दोनों देशों के बीच में चल रहा है, इसके लिए आपको इतना ही बड़ा बाजार और ढूंढना पड़ेगा। ये गल्फ कंट्रीज के लिए भी आसान नहीं है, और अगर वो भारत से आयात करना बंद कर देते हैं, बाइकॉट इंडिया प्रोडक्ट की अगर वो बात कर रहे हैं, तो एक तमाशा हो सकता है, एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो सकती है, तो वो ले ले कहीं और से भी। आज भी उनको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चीजों के दाम चल रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो आज मिडिल ईस्ट में वहां के कुछ धार्मिक लोगों ने किया है, भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने की और भारत को गलत दिशा में दिखाने की कोशिश की गई है, इससे भारत सरकार को एक सबक लेना चाहिए। हमें आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट पे निर्भरता कम करनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा आयात जो होता है वो क्रूड का होता है। हमें जितनी जल्दी हो सके अल्टरनेट फ्यूल पे काम करना चाहिए और इंसेंटिव देके इस सेक्टर को और तेजी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तभी शायद मिडिल ईस्ट को समझ में आएगा कि भारत में अब उनके व्यापार की जरूरतें कम होती गई। अब समझते हैं कि क्यों खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1,34,00,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक विदेशों में काम करते हैं। यदि भारतीय मूल के व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 3,20,00,000 से ज्यादा हो जाती है। इनमें से बड़ी आबादी खाड़ी देशों में काम करती है। संयुक्त अरब अमीरात में करीब 34 लाख, सऊदी अरब में 26 लाख और कुवैत में 10 लाख भारतीयों के बैंक अकाउंट्स हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों से पैसा भेजने के मामले में भारत नंबर 1 है। साल 2020 में विदेश में बसे भारतीयों ने करीब 8,300 करोड़ डॉलर्स भारत में बसे अपने नाते रिश्तेदारों को भेजे थे। आरबीआई के मुताबिक जीसीसी देशों ने 2016-17 में भारत को कुल 6,900 करोड़ डॉलर्स भेजे थे। इसी के चलते साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के साथ भारत के संबंधों को बनाए रखने या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। दिसंबर 2019 में एक रैली में मोदी ने कहा था, भारत के इतिहास में खाड़ी देशों के साथ सबसे अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के भारत के साथ शानदार रिश्ते हैं और मालदीव्स और बहरीन ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। पीएम मोदी 2014 से कई बार इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने 2015, 18, 19 में यूएई का दौरा किया और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भी 2017 और 18 में भारत आए थे। मोदी ने साल 2016 में कतर और ईरान और 2016 और 19 में सऊदी अरब का दौरा किया था। साल 2018 में वे संयुक्त अरब अमीरात के अलावा जॉर्डन, फिलिस्तीन और ओमान गए और उन्होंने 2019 में बहरीन का दौरा किया। भारत ही खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है, खाड़ी देश भी भारत पर निर्भर है। खाड़ी देश 85% खाने पीने का सामान भारत से खरीदते हैं। इनमें चावल, बीफ, मसाले, समुद्री उत्पाद, फल, सब्जियां और चीनी शामिल है। खाड़ी देशों की एयरलाइंस भारतीय यात्रियों के सहारे पर चल रही हैं। अमीरात, एतिहाद एयरवेज से लेकर कतर एयरवेज में अगर भारतीय आना जाना छोड़ दें तो खाड़ी देशों की एयरलाइंस कंपनियों का भट्टा बैठ सकता है। आइए इस बारे में एक्सपर्ट की राय जानते हैं। जो दूसरे प्रोडक्ट जो भारत से वो आयात करते हैं या निर्यात करते हैं, वो है आपकी ज्वेलरी के प्रोडक्ट, कल्चर्ड पर्ल्स की बात होती है, मशीनों की बात होती है, व्हाइट गुड्स की बात होती है। निश्चित रूप से अगर उनको लगता है कि उनके पास उनको जरूरत नहीं है भारत के संसाधनों की, कोई बात नहीं। आज पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट भारत की स्किल्स पे चलता है। आज भारत के लोग एक्चुअली मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को संभालते हैं और चलाते हैं। अगर वो भारत विरोधी रुख अपनाएंगे तो उनको स्किल सेट फिर यूरोप और अमेरिका से लेना पड़ेगा, जो 4 गुना महंगा है। वहां की इकोनॉमी चरमरा जाएगी। देखिए, भारत के लोग आज गल्फ की इकोनॉमी को सस्टेन करते हैं। आज जितनी भी गल्फ में, चाहे वो सुपरमार्केट्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे रिटेल मार्केट हो, चाहे वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, पावर प्लांट्स हो, जितनी भी इकोनॉमी है मिडल ईस्ट में, आज वो भारतीय चलाते हैं। अगर भारतीय वहां नहीं चलाएंगे और अगर वो कहेंगे कि हम भारतीयों को वहां से निकालेंगे, तो आज पूरी की पूरी दुबई का टूरिज्म इकोनॉमी, आपका इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? देखिए, इस बात को आप समझिए कि अगर आज भारत से टूरिस्ट जाना बंद कर दे दुबई में, तो दुबई का क्या हाल होगा? या आज भारतीय अगर मिडिल ईस्ट में काम करना बंद कर दें, तो मिडिल ईस्ट के लोग स्किल सेट्स कहां से लेके आएंगे?
कहाँ से वो सारे रोजगार क्या वो अमेरिकन को, फिलीपींस को, चाइनीज को देंगे? आज भारतीय जो शक्ति है वो अमेरिका की आईटी इकोनॉमी को चलाता है। दुनिया के बहुत सारी इकोनॉमीज में भारतीयों का कंट्रीब्यूशन है। इतना आसान नहीं होता कि एक विवाद को लेके, एक मुद्दे को लेके, एक स्टेटमेंट को लेके दो देश या जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो किसी तरह का कोई मनमुटाव पैदा करें। उनको भी समझ में आता है कि आफ्टर ऑल रिलेशनशिप ओवरनाइट नहीं बनते। आप बिगाड़ जरूर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिगाड़ लिया तो फिर आपको रिपेयर करने में कई साल लग जाएंगे और तब तक दुनिया बदल जाएगी जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज मिडिल ईस्ट को भी ये पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने मिडिल ईस्ट को डंप कर दिया। एक समय था जब गल्फ वॉर में और बाकी चीजों में अमेरिका बहुत इंटरेस्ट लेता था। आज आप देखेंगे अमेरिका की तरफ से गल्फ में कुछ भी होता है कोई स्टेटमेंट नहीं आता है अदर देन ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि आज अमेरिका गल्फ पे निर्भर नहीं है। ये सब बातें हमें समझनी होंगी कि बदलती हुई दुनिया में आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते जैसे आप 15 साल पहले या 20 साल पहले करते। अब आज के दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। तुर्की और फिर मिस्र विवाद के बाद भारत सरकार चौकन्ना हो गई है। सरकार ने भी कई लाख टन गेहूं के निर्यात ऑर्डर पर रोक लगा दी है और सभी आवेदनों को खारिज कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने 15 लाख टन गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए आए आवेदन खारिज कर दिए हैं। बिजनेस लाइन की एक खबर के मुताबिक सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट LCs जारी करने की प्रोसेस को थोड़ा कड़ा कर दिया है। इसके लिए कई चरण की स्क्रूटनी प्रोसेस लागू की गई है ताकि केवल उन्हीं निर्यात ऑर्डर्स के लिए LC जारी हो जो सरकार के कई महीने में गेहूं निर्यात पर लगाए गए नियमों का पालन करते हों। सरकार के गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर कड़ाई के बीच कई देशों ने भारत का गेहूं लेने से मना कर दिया है। पहले तुर्की ने भारत के गेहूं में रुबेला वायरस की शिकायत कर हमारे कंसाइनमेंट को लौटा दिया था। उसके बाद मिस्र ने भी भारतीय गेहूं लेने से मना कर दिया था। भारत सरकार ने पिछले महीने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इसके बाद से गेहूं के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हुए हैं। साल 2008 के बाद पहला मौका है जब गेहूं के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि बड़े बड़े देशों का बुरा हाल है। संयुक्त राष्ट्र की फूड एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन FAO या फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार गेहूं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चौथे महीने बढ़ी हैं, जो बीते साल की अपनी कीमत से औसतन करीब 56% ज्यादा है। आइए आज के एक्सपर्ट से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, टर्की ने जो वायरस का नाम लेके कंसाइनमेंट रिजेक्ट किया है वो बिल्कुल साइंटिफिकली इलॉजिकल और गलत है। आज जो बात आ रही है निकल के, उसमें उनका ये कहना है कि साहब इसमें प्रोटीन कम था। सवाल ये है कि अगर आपने सैंपल लिए हैं, अगर आपने प्रोडक्ट लिए हैं तो कृपया उसकी आप जानकारी भारत सरकार को दें। भारत सरकार ने टर्की को चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक षड्यंत्र है भारत की बढ़ती हुई साख के खिलाफ, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि मिडिल ईस्ट नहीं चाहता, इसी तरह से टर्की नहीं चाहता। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे और आगे बढ़े। टर्की उनमें से एक है। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहां तक वीट कंसाइनमेंट की बात है, उसमें कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर है तो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट टर्की को देनी चाहिए। भारत सरकार ने जो अभी कंसाइनमेंट रिजेक्ट किए हैं, ये वो रिजेक्ट किए हैं जो भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन लागू किया था उसके हिसाब से सही नहीं पाए गए। बहुत सारे लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने परमिशन मांगी होंगी जिनका LC उनके पास नहीं था। तो ये भारत सरकार ने जो किया है वो पॉलिसी के तहत किया है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन बहुत सारे कंसाइनमेंट अप्रूव भी किए गए हैं जो टेक्निकली और पॉलिसी और लीगली सही थे। तो ये कहना कि भारत सरकार कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर रही है, ये सही नहीं है। हाँ, जो लोग गलत कागज सबमिट कर रहे हैं, जो लोग फ्रॉड करना चाहते हैं, जो लोग सिस्टम को मैनिपुलेट करके एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उनके कंसाइनमेंट जरूर रिजेक्ट हुए हैं और वो होने भी चाहिए, नहीं तो देश में कानून बनाने की जरूरत भी नहीं। तो ये था आज का खर्चा पानी जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप ने। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंडन टॉक। शुक्रिया।